जय हिंद साथियों। मैं जाबिर शेख प्रहारी मुंबई से और इस वक्त हम बनारस में मौजूद है और हमारे साथ में महाराष्ट्र कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता निजामुद्दीन रायन साहब बैठे हैं और ये किसी नाम के मोहताज भी नहीं है क्योंकि ये बेबाक अंदाज में अपनी बातों को रखने के लिए मशहूर हैं। तो आज जैसा कि ये बनारस में आए हैं तो सबसे पहला तो हम इनसे ये सवाल करेंगे कि निजामुद्दीन रायन साहब, आपको मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में आके कैसा लगा? नहीं, मैं तो खाली मोदी जी की संसदीय क्षेत्र की बात नहीं करता। बनारस चूँकि हमारा एक हिस्टोरिकल एक शहर है और हम सभी उत्तर प्रदेश से हैं, तो इसलिए भी हमें पसंद है क्योंकि हम अपने क्षेत्र में आए हैं। और जहाँ तक प्रधानमंत्री का सवाल है, तो एक प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र के माने होते हैं कि इतना डेवलपमेंट दिखना चाहिए कि लोगों को एहसास हो कि भारत के प्रधानमंत्री का क्षेत्र है। लेकिन उस तरह से मुझे बनारस नहीं दिखा जिस तरह से वादे थे कि हम इसको जापान की तरह डेवलप करेंगे और दूसरी चीज़ें करेंगे। और बाकी जो एक प्रधानमंत्री का कार्य क्षेत्र है उतना देखने को मिलता है। बाकी ऐसा कुछ विशेष चीज़ें नहीं दिखी कि आने के बाद आपको इस बात का एहसास हो कि ये एक नया कुछ चीज़ें हुई हैं, वो ऐसा कुछ दिखने को नहीं मिला। अच्छा, एक चीज़ ये समझ में नहीं आती कि जब चुनाव का माहौल नज़दीक आता है तो धार्मिक राजनीति बड़ी तेज हो जाती है। अब जैसे राम जन्मभूमि जो अयोध्या में बन रही है, उसकी भी चुनाव तारीख जब से कि 2024 का इलेक्शन दिसंबर के बाद कभी भी आ सकता है, जनवरी फरवरी मार्च तक में कभी भी, उसकी ओपनिंग का टाइम जनवरी में दिया गया। ऐसा क्यों? चाहते तो पहले भी दे सकते थे या बाद में भी दे सकते थे। देखिए, मोदी जी और बीजेपी पिछले 15 सालों से अयोध्या को बीच में रखकर, यानी राम मंदिर के इशूज़ को रखकर ही इस देश में हिंदुत्व के चीज़ को बढ़ावा देकर और इस देश में उन्होंने राजनीति किया। 2 सरकारें उन्होंने हिंदुत्व के नाम पर और जिस तरह से परेशान किया इस देश के लोगों को, और उन्होंने बेहतरीन समाज को, जो 5000 साल की संस्कृति है आपसी भाईचारा की इस देश की, उसको तोड़ा और उन्होंने दोनों समाज के अंदर इतनी दूरियां पैदा कर दी कि आज वो समाज जहां आपको एक आपसी भाईचारा दिखता था उसको ख़त्म किया। और आपने कहा कि चुनाव आते ही तो मोदी जी के पास, या मोदी जी की जो एलआई साथी या जो मोदी जी के फॉलोअर्स हैं या मोदी जी जिसे फॉलो करते हैं, उन सब के पास इस देश में बताने के लिए उनके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके बेस पर वो चुनाव लड़ते। उन्होंने जब कल्याण सिंह की इस देश में हुकूमत बनी थी राज्य में, उस टाइम उन्होंने जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एक एफिडेविट दिया था कि हम इसकी सुरक्षा करेंगे और बाबरी मस्जिद को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन उन्होंने संविधान को डिस्ट्रॉय किया और संविधान के विरुद्ध गए, सुप्रीम कोर्ट में दिए हुए एफिडेविट को नहीं माना और उन्होंने बाबरी मस्जिद को शहीद किया। उसके बाद से एक हिंदुत्व का एक एजेंडा जो इसमें वो सक्सेस हुए और देश के हिंदू भाइयों के वोट को उन्होंने पोलराइज किया और देश में सरकार बनाई। उसके बाद का जो उनको 5 साल का पहला कार्यकाल मिला था, तो लोगों को ये आशा थी कि मोदी जी कुछ बहुत अच्छा करेंगे जिससे देश चलेगा। लेकिन उन 5 सालों के बाद भी जब सेकंड इलेक्शन आया तो भी उन्होंने हिंदुत्व के ही कार्ड को खेला और उन्होंने देश में कुछ भी नया नहीं किया। यहाँ तक कि महंगाई का हाल आज इतना हो गया कि आम आदमी का जो साधन था रेलवे, आज वो इतना महंगा हो गया कि आम आदमी आप रेलवे में सफ़र करने को भी डरता है। फ्लाइटों के हालत आप देखिए कि जिस तरह से उन्होंने उसका प्राइवेटाइजेशन किया, उस पर आज जो टिकट 5000 की मिलनी चाहिए वो 20,000, 15,000, 25,000। उसी तरह से जितनी भी चीज़ें हैं, स्वयंसेवी संस्थाएं जितनी हैं, उनको डिस्ट्रॉय करने का काम, और अलग अलग तरह से खास करके एजुकेशन की फील्ड में भी उन्होंने इतना नुकसान करने का काम किया है कि समाज कभी जो जुड़ने वाला था वो बजाय जुड़ने के अब टूट रहा है। तो ये 2024 का जो पार्लियामेंट चुनाव आएगा, उन्होंने उसको ध्यान में रख के, क्योंकि 15 अप्रैल और 15 मई के आसपास देश का ये चुनाव होगा लोकसभा का, तो उन्होंने बाकायदे उसकी एक प्लानिंग किया कि हम जो है जनवरी में 22 जनवरी की शायद उन्होंने कोई डेट भी रखा है कि हम राम मंदिर का उद्घाटन करेंगे और देश में हर घरों को जोड़ेंगे और यात्रा निकालेंगे और कुछ करेंगे। लेकिन वो आस्था का केंद्र होने के बजाय इवेंट हो गया है। अब वो खुद भी कहते हैं प्रधानमंत्री और उनके एलआई या उनके साथी कि हम जो है एक ऐसा इवेंट करेंगे जो देश में हम लोगों को जोड़ेंगे। तो आस्था का जो केंद्र था, कभी वो आस्था का केंद्र न रह के मोदी जी के लिए और उनकी पार्टी के लिए एक इवेंट होगा और उस इवेंट के माध्यम से देश को एक बार फिर बेवकूफ़ बनाएंगे। जबकि हिंदू धर्म जो है
उसके मानने वालों को ना तो इस देश के किसी दूसरे जात के लोगों का कोई विरोध है, ना हिंदू मुस्लिम का आपस में कोई विरोध है। विरोध अगर है तो उनके तरीकेकार का विरोध है और उस चीज़ का विरोध हो रहा है जो उन्हें नहीं करना चाहिए। लेकिन वो शपथ तो संविधान की लेते हैं, शपथ लेने के बावजूद भी संविधान के दायरे में कोई काम नहीं करते। तो इसलिए अब उनके पास एक आखिरी चारा बचा है, क्योंकि इस 5 साल के कार्यकाल में मोदी जी से हर चीज़ें निकल गई। आप इधर देखेंगे जितने बाय इलेक्शन हुए तकरीबन चुनाव हारे, जिन राज्यों में चुनाव हुए उसमें उन्होंने हारा। एक गुजरात को छोड़कर बाकी के जिन जिन राज्यों में चुनाव हुए या जहां जहां चुनाव हुए उसको वो बुरी तरह हारे। करप्शन के नाम पर उन्होंने लोगों से ये कहा था कि देश को हम करप्शन फ्री करेंगे। उन लोगों के साथ वो सरकार बनाने गए जिनके ऊपर करप्शन के बड़े चार्जेस थे। तो इससे ये साबित होता है कि उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसको जनता के बीच में ले जाते। आज भी आप उनको देखिए कि जिन 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है वहां उनकी चुनाव रैलियों में वो अपना रोना रोते हैं कि लोग मुझे देश में गाली बक रहे हैं, लोग मुझे जो है कोई पनौती कह रहा है, मुझे कोई ये कह रहा है। इससे ये साबित होता है कि मोदी जी के पास बचाव के लिए, देश के सामने जाने के लिए 2024 की लोकसभा में उनके पास ऐसी कोई तैयारी नहीं है जिसको देश के सामने रख सकें। क्योंकि जिस तरह की पॉलिसीज उनकी फॉरेन की रही हैं उसमें भी वो बुरी तरह फेल हुए हैं। अभी आपने देखा कि फिलिस्तीन और हमास वाले इशूज़ में 3 बार प्रधानमंत्री जो है यू टर्न कर चुके हैं। कभी वो उसको सपोर्ट करते हैं, कभी वो बदल जाते हैं, फिर कभी कहते हैं कि हमास आतंकवादी है, फिर कहते हैं नहीं हम उनके साथ खड़े हैं। तो ये देश में पहली बार हुआ है कि देश का प्रधानमंत्री देश की विदेशी पॉलिसीज पर भी किस तरह से बदल सकता है। को मदद पहुंचाई है। नहीं, मदद पहुंचाना ये इंटरनेशनली एक रूल है कि अगर कहीं कोई आपदा है तो हमारा दोस्त हो या हमारा दुश्मन हो, इंसानियत के नाते हर मुल्क को वहाँ मदद पहुंचानी है। और ये कोई नई बात नहीं है। मैंने जैसे कहा कि मिसेज इंदिरा गांधी से पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों के अलावा देश में पंडित अटल बिहारी की भी सरकार थी, उन्होंने भी फिलिस्तीन के साथ पूरी ताकत के साथ खड़े रहे। क्योंकि फिलिस्तीन अपने जमीन के लिए लड़ रहा है और दूसरे लोग जो लड़ रहे हैं वो उनके ऊपर ऑलरेडी काबिज हैं और अनैतिक तरीके से उन पे बम बरसा करके और बेगुनाहों को मारकर उनकी जमीन पे कब्जा करना चाहते हैं। ये पूरा इंटरनेशनल बिरादरी अच्छे से जानती है। हमने इराक के युद्ध को भी देखा। इराक में जिस तरह से भारत ने सद्दाम हुसैन को सपोर्ट किया और उस वक्त की जो सरकारें उनके खिलाफ लड़ रही थी, तो भारत इस तरह के आपदाओं में हमेशा उन लोगों के साथ खड़ा रहा है जिनके साथ हमारे पूर्व नेता, चाहे वो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी रहे हों, चाहे जो है मनमोहन सिंह जी रहे हों, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे हों या हमारे दूसरे नेता रहे हों। लेकिन मोदी जी की फॉरेन पॉलिसीज में आप जितनी बार देखेंगे कि इधर ये 1.5 महीने के युद्ध में भारत ने 3 बार अपनी भूमिका बदली। तो इससे कहीं ना कहीं इस तरह का कंफ्यूजन पैदा होता है कि इनकी पॉलिसीज पर खुद को उनको भरोसा नहीं है। तो उसी तरह की चीज़ें इनकी सरकारों के साथ भी है कि आज भी इनके पास किसी तरह की कोई पॉलिसीज नहीं है और हर उस चीज़ पर जिसे इनको लगता है कि हिंदुत्व का एक उभार आएगा या इस तरह की कोई चीज़ आएगी और हम उसको कैश करेंगे और देश में सरकार बनाएंगे। अच्छा, आपसे एक सवाल ये भी है कि जैसे एक नारा आपकी पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने ये दिया था कि जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो लेकिन ये देखने को मिला कि संख्या के हिसाब से तो टिकट कांग्रेस ने भी नहीं दिया अपने उम्मीदवारों को। उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए मेरा उस पर यह है कि राहुल गांधी ने इस बात को बहुत क्लियर कट कहा था, खास करके देश में सेंसेक्स के लिए, कि आप जातीय जनगणना करें। इसी बात के लिए जातीय जनगणना हो रही है कि कौन से समाज के लोग कितना हैं और उस चीज को लेकर फिर हिस्सेदारी के तय करने का मामला आएगा। जहां तक मुसलमानों का मुद्दा है कि कितना टिकट उनको देना है, कितना नहीं देना है, तो जो हमारा नेतृत्व है दिल्ली या जो हाईकमान है वो उस पर निगाह रखता है। चूंकि हमारे यहाँ एक पॉलिसी है अलग अलग तरह से कि वो चीज़ों की जांच करते हैं कि कौन सा हमारा इलाका है जहां हम चुनाव जीत सकते हैं। क्योंकि जो पहले लोगों को वोटर लिस्टिंग की गई है या जिन इलाकों को हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है कि यहाँ मुस्लिम ज़्यादा हैं या यहाँ कैंडिडेट ज़्यादा हैं, तो अब वो जातीय समीकरण जब तक नहीं बनता तब तक इस तरह की इनजस्टिस हो सकती है। इसी बात को लेकर राहुल गांधी ने साफ तौर पे भारत के प्रधानमंत्री को और संसद के अंदर ये कहा था। जिस दिन महिला रिजर्वेशन आ रहा था तो प्रधानमंत्री ने जब ये कहा
कि हमारे पास सेंसेक्स नहीं है, इसलिए रिजर्वेशन तो हम महिलाओं को देंगे, लेकिन अगले 10 साल बाद जब सेंसेक्स आएगा तो उसमें क्या तय होगा, फिर हम रिजर्वेशन को लागू करेंगे। तो राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में भी और पार्लियामेंट के बाहर ये कहा कि 2011 में मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान हमने इस देश का सेंसेक्स तैयार किया है, हम आपको सेंसेक्स देंगे, आप आज से लागू कर दीजिए। अगर वो लागू हो जाता तो इस देश में ये जस्टिफाई हो सकता था कि कितने जगहों पर मुसलमान है, कितने जगहों पर ओबीसी का आदमी है, कितने जगहों पर दलित है, तो उसकी हिस्सेदारी उसे मिल जाती। इसलिए अभी भी ये वक्त है कि देश के प्रधानमंत्री को चाहिए कि जितना जल्दी हो सके इस देश का सेंसस कराएं और लोगों की जो जवाबदारी है, जो लोग हमको वोट करते हैं, जो पॉलिसीज हैं, उस पर अमल करें। अगर आज अपनी एक वोट टाटा की वैल्यू है तो वही हमारे साथ रहने वाला झोपड़पट्टी का जो गरीब साथी होगा उसकी भी वोट की उतनी ही वैल्यू है। तो जब उसके वोट की उतनी वैल्यू है और उसकी वोट से सरकार बनेगी तो तय करने का अधिकार भी उसके पास होना चाहिए। और इसी बात को लेकर जो है ओबीसी के इशूज़ को भी राहुल गांधी ने रेस किया कि अगर ये तैयारी हो जाती है और देश में लोग इसको देख लेते हैं कि और उनको ये पता चल जाए कि ये देश जो मेरा है मैं इसमें कितना % हूँ, मेरे पास कितनी सरकारी नौकरियां हैं। क्योंकि ये बात तब खुली जब राहुल गांधी ने केंद्र में बैठे सचिवों का की जानकारी ली तो 99 सचिव हैं। अब 99 सचिव में सिर्फ 3 सचिव जो हैं ओबीसी के हैं, जबकि इस देश में ओबीसी की तादाद जो है 67% है, तो जिसकी सबसे ज्यादा, उसके बावजूद भी केंद्र की सरकार चलाने वाले सचिव हमारे पास 3 है। तो राहुल जी को ये लगा कि ये तो इनजस्टिस हो रही है, इसलिए न्याय देने की उन्होंने बात की। और मुझे लगता है कि नेक्स्ट सेंसेक्स जो भी आएगा, अगर सरकार 2024 में बदलती है तो कांग्रेस इमीडिएट जो है सेंसेक्स ले आएगी और देश को न्याय देगी। और उसके पहले राहुल जी ने अपनी जहां जहां स्टेट में सरकारें बन रही हैं वहां वो अपना सेंसेक्स करेंगे। कर्नाटक में शुरू है, उन्होंने अभी जिन 5 राज्यों के इलेक्शन है उसमें भी उन्होंने कमिटमेंट किया है कि जैसे ही सरकार बनेगी वैसे हम सेंसेक्स लागू करेंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे कि जब से देश आज़ाद हुआ है और संविधान बना है, अधिकारी हो, कर्मचारी हो, नेता हो या देश का जो सर्वप्रथम व्यक्ति माना जाता है राष्ट्रपति वो सारे लोग ही संविधान की शपथ लेते हैं, फिर उसके बाद आगे का कार्य करते हैं। लेकिन वहीं पर यह देखा गया कि कुछ लोग संविधान का विरोध करते हैं, कुछ लोग संविधान को जलाते हैं, कुछ कहते हैं कि हम संविधान को खत्म करके देंगे, संविधान को हटा देंगे। उस पे क्या जो लोग ऐसी हरकत करते हैं, ये मेरी अपनी व्यक्तिगत सोच है कि वो तो देशद्रोह से भी बड़ा केस हुआ, तो फिर उन पे कार्रवाई क्यों नहीं होती? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। और 26 तारीख को, और अगर आपको वो पिक्चर याद हो जिसमें मौलाना आज़ाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, नेहरू, सारे लोग हैं जिसमें उन्होंने संविधान के प्रति उनको समर्पित किया था, तो बड़ी अच्छी बात है कि आज के दिन ये सवाल आया। अब चूंकि आपको अगर याद हो कि आरएसएस का पूरा काल जब देश आज़ाद नहीं हुआ था, उस वक्त से वो इस देश के लोगों के प्रति उनके दिल में नफरत थी। जब देश आज़ाद हो गया, संविधान के तहत लागू हुआ, तो भी वो अंग्रेजों के साथ खड़े थे। पूरा देश जानता है, सावरकर के इशूज को पूरा देश जानता है। तो इससे वही लोग हैं जो आज भी हैं और वो संविधान का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में भारत का संविधान सबसे सेकुलर है, सबको बराबर का अधिकार देता है, वोट का अधिकार देता है, ताकत का अधिकार देता है। तो उसको खत्म करने के लिए चंद परसेंट लोग जिनको इस देश के संविधान में भरोसा नहीं है, वही वो लोग हैं जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया, माफी मांगा, फिर उनके साथ रहे। उन्होंने आजादी के लिए कभी लड़ाई नहीं लड़ी। बदकिस्मती से वो इस देश में हावी हो गए और सरकार में आ गए, तो उन्होंने उसका नुकसान पहुंचाया। और ये वो लोग हैं जिन्होंने, मैंने पहले अपने शुरुआत में कहा था कि कल्याण सिंह की हुकूमत के दौरान उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एक एफिडेविट दिया था, उसके बावजूद भी उन्होंने उस चीज़ को नहीं माना। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने संविधान पर भरोसा नहीं है। और उसी लड़ाई को इस देश की कांग्रेस, राहुल गांधी, सोनिया जी, खरगे जी, खास करके राहुल जी इस लड़ाई को इसलिए लड़ रहे हैं कि अगर संविधान बचा रहेगा, कांग्रेस अब सत्ता के लिए लड़ाई नहीं कर रही है। कांग्रेस ने एक जगह भी सत्ता की बात नहीं की है, कांग्रेस अब बदलाव की बात कर रही है। और वो बदलाव इसी बात का है कि देश का संविधान बचना चाहिए। आज इस देश में मुसलमान अगर कोई चीज मांगता है तो संविधान के दायरे से हटकर नहीं मांग रहा है। मुसलमान अगर मांगता है कि मुझे वो दो
जो देश के संविधान में मुझे दिया है, जो बाबा साहब के संविधान ने दिया है, तो वो बातें लागू करने के लिए इस देश में संविधान का बचना जरूरी है, क्योंकि संविधान नहीं होगा तो ये देश टूट जाएगा। और जो लोग संविधान के अगेंस्ट हैं या संविधान की प्रतियां जलाने की बात करते हैं, ये वही लोग हैं जो कभी भी इस देश में भाईचारा बनने नहीं देना चाहते। आपका समय देने के लिए धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ में कांग्रेस महाराष्ट्र प्रवक्ता निजामुद्दीन राइन साहब, और इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि देश के अंदर जो लोग संविधान की मुखालफत कर रहे हैं वो देश के अंदर अमन, भाईचारा, गंगा जमनी तहजीब को ख़राब करना चाहते हैं। कैमरामैन अब्दुल रहीम के साथ में जाबिर शेख, प्रहारी, मुंबई से।